हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और इसी के साथ में ओलंपियाड एग्जाम्स, और इसी के साथ में एक नया चैनल वो है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, जहां पे आपको तैयारी कराई जाती है कंप्लीट नीट और आपके आईआईटी जेईई की। तो अगर आपकी कोई सपना है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, तो डेफिनेटली आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल बहुत काम का है। तो चलिए आ जाते हैं यहीं पे इसी वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर अलजेब्रा। तो जो चैप्टर आप देख रहे हैं अलजेब्रा, ये है 11th चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। और जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है आपकी एनसीईआरटी की मैं ऐसे कहूँगा एक्सरसाइज 11.1। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी आपकी बुक है वहाँ से 11.1 एक्सरसाइज, एक बहुत प्यारा चैप्टर पूरा अलजेब्रा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने कंप्लीट थ्योरी को पहले वॉच कर लिया होगा, तभी आप यहाँ पे एक्सरसाइज में आए होंगे। तो चलिए, अगर ऐसा नहीं किया है तो पहले तो मैं आपको बोलूं कि जो एक्सरसाइज 11.1 है ये कंप्लीट थ्योरी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आप थ्योरी पहले अटेम्प्ट करिए। यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस के अगर बारे में मैं बात करूं, तो स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में जो आपके सवाल आएंगे इस चैप्टर से या इस एक्सरसाइज से, वो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के होंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन ये हाफ मार्क्स 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बनने वाले सवाल सिर्फ हाफ या 1 मार्क्स के ही होंगे। चलिए, तो फाइनली हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनसीईआरटी बुक्स की भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल इस एक्सरसाइज 11.1 में कुछ इस प्रकार से था। Find the rule which gives the number of mastics required to make the following mastic patterns। देखो यहाँ पे mastic, तो आपने जब पढ़ा होगा कंप्लीट थ्योरी, तो वहाँ पे मैंने आपको नॉलेज दी है। मैचस्टिक मतलब माचिस की डिब्बी में जो तिल्ली मिलती है, ठीक है, वो जो एक स्टिक मिलती है, उस स्टिक से बनने वाले पैटर्न्स के बारे में हमने बात की थी। कुछ पर्टिकुलर रूल्स हमने पढ़े थे कि कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, और वो अगर पैटर्न फॉलो करना है तो उसके लिए आपके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। अब वही रूल्स आपसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपको ऐसे पैटर्न फॉलो करने हैं, अगर आपको लेटर टी बनाना है, जेड बनाना है, यू बनाना है, वी बनाना है, ई बनाना है, एस बनाना है, ए बनाना है, तो आप कितने नंबर ऑफ स्टिक्स यूज करेंगे, ये हम कैसे बताएं। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये चीज़ समझाई है कि मैस्टिक, जब भी आपको मैस्टिक से बना हुआ कोई पैटर्न मिलता है तो आपको तो सिंपल एक ये काउंट करना है कि कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स है। अगर मैं बात करूँ अ पैटर्न ऑफ लेटर टी, आपके सामने यहाँ पे एक पैटर्न है और वो पैटर्न है टी पैटर्न। अब टी पैटर्न में आपको देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि सिर्फ 2 स्टिक्स का यूज हुआ है। ये 2 स्टिक्स है। मैं अगर बोल दूं एक स्टिक ये है और दूसरी स्टिक ये है, ठीक है, और मैंने मैस्टिक से 2 स्टिक्स निकाली मैच बॉक्स से, और मैंने वो 2 स्टिक्स को ऐसे रख दिया कि टी पैटर्न बन गया। अब ये टी मुझे बहुत सारे चाहिए, कितने चाहिए मुझे नहीं पता, तो मैं बोलता हूं लेट द नंबर ऑफ पैटर्न टी जो फिगर है ये n है। मान लीजिए मुझे n नंबर ऑफ टीज चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मैस्टिक यूज करने हैं। अब देखो मुझे एक टी और चाहिए, इसी के बगल में एक टी और चाहिए, मुझे इसी के बगल में एक टी और चाहिए, मुझे इसी के बगल में एक टी और चाहिए, तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे टीज चाहिए। तो लेट दैट टी बी n। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक पैटर्न में बनने वाले, मतलब ये जो स्टिक्स हैं, कितनी स्टिक्स लगी हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 स्टिक लगी हैं, तो इस केस में हम कहेंगे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मैस्टिक्स मिलके एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमें कितने पैटर्न चाहिए, तो अगर हमें n नंबर ऑफ पैटर्न चाहिए तो हमारा आंसर होगा 2n। आपको ये चीज करना आना चाहिए। कितनी मैस्टिक यूज हुई
वो पर्टिकुलर पैटर्न बनाने के लिए। आपको कितने ऐसे पैटर्न बनवाने हैं, ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा रूल यूज हुआ है और वो है 2n रूल। क्लियर है? मतलब 2 स्टिक्स पर पैटर्न, कितने पैटर्न चाहिए तो n नंबर ऑफ पैटर्न चाहिए, मैं यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे ही आपको सारे फिगर्स में करना है। ये एक तरीका था आपको समझाने का, सिखाने का, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बताने का। तो यहाँ पे देखो बोला है फाइंड द रूल, रूल पता करिए। तो देखिए रूल है पहले फिगर में 2n, तो ये इसी रूल के बारे में बात कर रहा है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। आप किसी भी एक वेरिएबल का यूज करिए इस रूल को लिखने के लिए। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या होते हैं, तो ए से लेके जेड तक कोई भी स्मॉल लेटर आप यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को बताने के लिए। तो ये वेरिएबल है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल हम बोलते हैं ऐसे लेटर को, ऐसे अल्फाबेटिकल लेटर को जो कि स्मॉल लेटर हो, और स्मॉल लेटर जब एज्यूम कर लिया जाता है किसी नंबर के बराबर, किसी भी नंबर हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो उस केस में इन लेटर्स को बोला जाता है वेरिएबल। क्लियर है? तो ये कह रहा है कोई भी आप एक वेरिएबल यूज करिए और हमें बताइए कि इसके लिए क्या रूल यूज हुआ है ए डायग्राम के लिए। तो आप देखना, अगर मैं पहले ड्राइंग की बात करूं, पहला ड्राइंग मतलब, तो यहां पे सबके लिए कॉमन में लिख लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ पैटर्न्स बी x, या n ले लो। n सबसे एक अच्छा नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं तो हमने n ले लिया। क्लियर है? तो लेट द नंबर ऑफ पैटर्न्स बी n। सिमिलर पैटर्न, मुझे t चाहिए, वो n नंबर ऑफ t बनने। अब इस t में कितनी मैस्टिक यूज हुई है, तो जब भी आपको रूल पहचानना है, ठीक है, तो रूल पहचानने के लिए आप एक सिंपल सा मैं कहूँगा एक सिंपल सा इक्वेशन का यूज करते हैं, या एक सिंपल सी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। वो ये कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी यूज हुई हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड मल्टीप्लाइड विथ, तो कितनी मैस्टिक्स यूज हुई हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कितने पैटर्न चाहिए, तो नंबर ऑफ पैटर्न्स, और नंबर ऑफ पैटर्न्स को हमने n लिया है, तो नंबर ऑफ पैटर्न्स। यहां पे यही कॉमन रूल हम यूज करेंगे, किस में हम यूज करेंगे, सारे फिगर्स में। तो ये है हमारा वो पैटर्न। मैं इसको ब्लू बॉक्स में डाल देता हूं। तो देखिएगा यहाँ पे ब्लू बॉक्स में जब मैं इसको डाल दूंगा तो अब यही पैटर्न फॉलो हमारा होने वाला है इस पूरे सवाल के अंदर। क्लियर है? तो लेट द नंबर ऑफ पैटर्न्स बी n, रूल कहता है नंबर ऑफ मैस्टिक्स काउंट करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पैटर्न्स के साथ। तो यहाँ पे जब मैं ए फिगर की बात करूंगा तो ए फिगर में क्योंकि 2 मैस्टिक्स का यूज हुआ है, ठीक है, और कितने पैटर्न चाहिए, मुझे n नंबर ऑफ पैटर्न चाहिए, इस कारण इसका आंसर 2n आएगा। ऐसे बी फिगर की अगर मैं बात करूं तो बी फिगर में देखना यहाँ पे एक z टाइप का एक फिगर बना है, ठीक है, तो द पैटर्न ऑफ द लेटर z, ये जो लेटर है z टाइप का, इसमें यूज होने वाले स्टिक कितने हैं, तो 1 2 3, टोटल 3 स्टिक्स यूज हुई हैं। तो हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाइड विथ, मुझे n नंबर ऑफ पैटर्न्स चाहिए, तो मेरा जवाब होगा 3n। क्लियर है? तो देखिए मैं रूल लिखता जा रहा हूं, 2n 3n। यू लेटर बनाने के लिए अगेन आप देखेंगे मेरे पास 3 स्टिक्स का यूज हुआ है, तो 3 स्टिक्स का यूज हुआ है। सी फिगर के लिए मेरा जवाब होगा नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इज 3 एंड नंबर ऑफ पैटर्न्स, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न बनाने हैं तो इसके लिए जो रूल यूज होगा वो होगा 3n। क्लियर है? अगर मुझे u चाहिए और बहुत सारे u चाहिए, कितने u चाहिए वो मुझे नहीं पता, वो मैंने लिख लिया है n। क्लियर है? तो अगर मैंने वो n ले लिया है तो कितने u चाहिए, कितने n चाहिए, वो n के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। बस यही आपको पहले सवाल में करना है। ऐसे ही आपका जो d फिगर है, d फिगर के लिए आप देखेंगे लेटर है v, और v बनाने के लिए 2 स्टिक्स का यूज हुआ है, तो v बनाने के लिए 2 स्टिक्स का यूज हुआ है, मतलब 2 इंटू n कर देंगे। यहाँ पे जो रूल यूज होगा वो 2n रूल यूज होगा। A B C D E, E
ई फिगर में अगर आप देखेंगे द पैटर्न ऑफ द लेटर ई, अगेन ये जो पैटर्न है ये एक ई लेटर बना रहा है। ई लेटर बनाने के लिए कितने स्टिक्स का यूज हुआ, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है। और कितने ई चाहिए हमें नहीं पता, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ अगर मुझे ई चाहिए तो मेरा जवाब यहाँ पे आएगा 5n। आप देख रहे हैं 2n 3n 3n 2n 5n, यहाँ पे यही रूल्स हैं। ऐसे ही अगर मुझे F लेटर करना है, मतलब F कह रहा हूं यहाँ पे, अगर मुझे F ऑप्शन देखता हूं तो यहाँ पे मुझे दिया S लेटर। अब पैटर्न ऑफ लेटर S, अगर S लेटर बनाना है तो कितने मैस्टिक का यूज होगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 मैस्टिक्स का यूज हुआ है एक S बनाने के लिए। कितने S बनाने हैं मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड विथ n, तो यहां पे मेरा जवाब अगेन 5n आएगा कि S लेटर बनाने के लिए मैं जो रूल यूज करूंगा वो 5n होगा। अब मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया मुझे 10 लेटर चाहिए, सिमिलर टाइप के 10 लेटर, तो कितनी मैस्टिक लगेंगी, तो 10 लेटर बनाने अगर तो 5 × 10 मतलब 50 मैस्टिक्स का यूज होगा। जो आपके डिजाइनर्स होते हैं जो मैस्टिक का बहुत अच्छा यूज करते हैं या स्टिक्स का बहुत अच्छा यूज करते हैं, कोई चीज कोई क्राफ्ट का आइटम बनाने के लिए, वो इन्हीं रूल्स का यूज करते हैं और उनको पहले ही पता चल जाता है कि कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर है, तो A B C D E F तक हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट है आपका G ऑप्शन, और G ऑप्शन में आप देखेंगे लेटर है A लेटर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मैस्टिक्स का यूज हुआ है। और n नंबर ऑफ अगर मुझे सिमिलर पैटर्न चाहिए, A मुझे कितने चाहिए, n नंबर ऑफ चाहिए अगर, तो A n नंबर ऑफ चाहिए, तो जो रूल मैं यूज करूंगा वो रूल है 6n। क्लियर है ये सारी बातें, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये बातें समझ आ रही हैं अच्छे से। रेड पेन से हम यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं सो दैट आपको चीजें समझ आ जाए। तो चलिए, तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ पैटर्न बी n नंबर ऑफ पैटर्न्स हम ले लेते हैं कि मुझे ये पैटर्न n नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए, नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है उसके साथ n को मल्टीप्लाई कर दो, ये आप रूल्स लिख देंगे। बस यही आपको पहले सवाल में करना था। क्लियर है, पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन 2 जो है वो भी 1 पे डिपेंड है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। यहां पे ये बोल रहा है वी ऑलरेडी नो, हमें ये ऑलरेडी पता है, क्या पता है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर L C एंड F। अब यहां पर L C और F, यहां पे कहीं पे भी L C F नहीं था, ठीक है। वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर L C एंड F, some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L। कुछ लेटर पहले सवाल से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो कुछ लेटर बने हैं वो वही सेम रूल बता रहे हैं जो L फॉलो करता है। तो देखिए L बनाने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी यूज होंगी। मान लीजिए मैंने एक मैस्टिक ऐसे रख दी, दूसरी मैस्टिक मैंने ऐसे रख दी, ये देखो ये पैटर्न L बन गया। अब L बनाने के लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी यूज की, तो नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड मल्टीप्लाइड विथ आपको कितने पैटर्न्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ पैटर्न्स। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे सर मुझे n नंबर ऑफ पैटर्न्स बनाने हैं और 2 मैस्टिक लगेंगी पर पैटर्न, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो रूल फॉलो हो रहा है वो रूल फॉलो हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड विथ n, नंबर ऑफ मैस्टिक मल्टीप्लाइड विथ कितने पैटर्न्स चाहिए। तो सिमिलर पैटर्न्स अगर चाहिए तो 2n पैटर्न यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर L C एंड F, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, ठीक है। और वो लेटर्स कौन कौन से हैं, तो A ऑप्शन में जो लेटर दिया था, D ऑप्शन में जो लेटर दिया था, 2n और कहीं यूज नहीं हो रहा, 2n यहाँ यूज हो रहा है। देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे T बनाने के लिए और V बनाने के लिए हमने यूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें
तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने टी और वी बनाने के लिए, ये लेटर, ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने जो रूल यूज किया था वो अगेन 2n रूल था। ये मैंने टिक कर दिया यहां पर, ठीक है, यही रूल का हमने यूज किया था, ठीक है। अब ये आगे क्या बोलना चाह रहा था, विच आर दिस, वो क्या क्या है, तो वो लेटर्स हैं टी एंड वी। बस यही मेरा आंसर है, आपको यही पहचानना था क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इतना आसान था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एल बनाने वाला जो रूल है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ लेटर्स थे जो फॉलो कर रहे थे, वो लेटर्स पहचानो। तो वो लेटर्स हैं टी एंड वी। देखिए टी बनाने के लिए अगेन 2 ही मैस्टिक का हमने यूज किया था, और वी बनाने के लिए अगेन 2 ही मैस्टिक का हमने यूज किया था। ये कुछ वी पैटर्न बनता, ये कुछ टी पैटर्न बनता। तो यहाँ पे सेम रूल 2n यूज जो कर रहा था वो टी एंड वी था। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? देखो जो लेटर L था, जो लेटर T था, जो लेटर V था, ये तीनों लेटर ऐसे हैं जिसमें ये पैटर्न बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही मैस्टिक लगेंगी। तो इसी कारण इनका जो रूल है वो सिमिलर आ रहा है। आप देखेंगे सिमिलर रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे 3n 3n भी, आपको ये चीज भी समझ आ रही होगी। यहाँ पे 5n 5n, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर सिमिलर यूज हो रही हैं, ठीक है, तो रूल वही फॉलो होगा। बस यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम दे देंगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देंगे T and V are the letters where same pattern is used, where same rule is used, बिकॉज, रीजन भी दे दो, बिकॉज, यही आपसे रीजन पूछा था। बिकॉज वाई डज दिस हैपन, तो बिकॉज एल टी एंड वी पैटर्न यूज ओनली 2 मैस्टिक्स टू फॉर्म पैटर्न बनाने के लिए सिर्फ 2 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है, तो जो रूल फॉलो हो रहा है वो भी सेम होगा। तो जब नंबर ऑफ मैस्टिक्स सेम होती हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, तो हम कहते हैं सेम रूल यूज होता है। तो यहाँ पर यही चीज आपसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कर लिया सॉल्व। टोटल इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, पूरे 11 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स किनको कहते हैं? तो बेसिकली जो लोग परेड कर रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स हो गए, ठीक है, और आपके एनएसएस के कैडेट्स हो गए। तो कैडेट्स है बेसिकली तो वॉलंटियर्स जो कि उस परेड में भाग ले रहे हैं। तो वो लोग जब परेड करते हैं तो एकदम सीधी रो और कॉलम को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है कि कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कुछ कैडेट्स हैं वो एक परेड में मार्च कर रहे हैं। चलिए, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, और हर रो में कितने कैडेट हैं? तो टोटल 5 कैडेट्स हैं। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक रो में 5 कैडेट्स है, तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 5 नंबर ऑफ कैडेट्स जो है वो मार्चिंग कर रहे हैं। What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? ठीक है, अब आप बताइए मुझे कितने कैडेट्स लगेंगे अगर मैं नंबर ऑफ रोज बढ़ाता हुआ चलूं। तो हम बोलते हैं कि हमें नहीं पता कितने रोज चाहिए, हाँ, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज to form is equals to r। हम एक लेटर r का यूज कर लेते हैं, हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं r। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो के अंदर टोटल 5 कैडेट्स हैं। हमें कितनी रोज बनानी है ये हमें नहीं पता, तो हमने एक लेटर r ले लिया। अभी therefore
total number of cadets is equals to, कैसे निकलेगा? तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे, अगर मुझे ये बताना है कि कितने कैडेट्स लगेंगे इस परेड में अगर मैं r नंबर ऑफ रोज बना दूं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल्स टू कैडेट्स इन अ रो मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ रोज। अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहां पे आप नोटिस करिए कि फाइनली कैडेट्स इन अ रो, हर रो में कितने कैडेट हैं? तो टोटल 5 कैडेट्स हैं। कितनी रोज चाहिए? तो मुझे r नंबर ऑफ रोज चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जो हम रूल फॉलो करेंगे जिससे आंसर आएगा कि कितने नंबर ऑफ कैडेट्स चाहिए गिवन द नंबर ऑफ रोज। व्हाट इज द रूल? तो रूल इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, रूल फॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, और वो रूल क्या है? तो वो रूल है आपका 5R। ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रकार से फाइनली 3 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 11.1 से कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आप लोगों को यहाँ तक 3 क्वेश्चन समझ आए, हाँ या ना। ठीक है, आप लोगों को जवाब देना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में आपका वेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप बताइए, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपको हर एक बेसिक चीज समझाई जा रही है। तो हर एक बेसिक स्टेप कि अगर ये सवाल हाफ मार्क्स में 1 मार्क्स में भी आ गया तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो गिवन लिख के प्रॉपर तरीके से हमने चीजों को सॉल्व किया, और बॉक्स के सामने आप लिख दीजिएगा आंसर। आगे लिखिए पीछे लिखिए कहीं भी चलेगा, आंसर लिखना जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। अगर 50 मैंगोज हैं एक बॉक्स के अंदर, तो ये कह रहा है अगर किसी बॉक्स के अंदर टोटल 50 नंबर ऑफ मैंगोज हैं, ठीक है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। और ऐसे हमें कई बॉक्सेस चाहिए, हमें नहीं पता हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, तो हम बोल देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x या b या जो भी आपको लेटर लेना है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। 50x इसका आंसर है। लेकिन सर इतना लड्डू सवाल अगर आया तो कितने मार्क्स का आएगा? तो भाई मैं बताऊं आपको, अगेन 1 मार्क्स का सवाल आएगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको पूरा सवाल पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको बोला यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस जैसे x लिए हैं, ये कह रहा है कि आप एक काम करिए b लेटर का यूज करिए। कौन से लेटर का? b लेटर का। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिख के कैसे आना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बॉक्स यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमें दिया है पहले वो लिख दें कि नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स। कितने बॉक्स में? हम बोल रहे हैं इन अ बॉक्स या इन 1 बॉक्स। ठीक है, अ वर्ड या 1, इससे हमें चीजें समझ आएंगी। नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? तो एक बॉक्स में टोटल 50 मैंगोज हैं। ठीक है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, और कितने बॉक्स हैं? तो हम बॉक्सेस को बोल देते हैं कि वहां पे टोटल b नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। सर b क्यों लिया? b लेटर मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, ये बोला यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं? तो b नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। b एक वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसको हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। मैथमेटिक्स में जब किसी नंबर की वैल्यू नहीं पता, मतलब मैंने बोला मेरी जेब में कुछ टॉफी है लेकिन कितनी टॉफी है, तो इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का, लेटर्स का, और वो लेटर्स हैं फ्रॉम ए से लेके जेड तक।
ठीक है। तो ए से लेके जेड तक आप किसी भी एक लेटर का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे वो वेरिएबल वर्ड कहलाता है। क्लियर है? तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी, हम उसको बी मान लेते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ mangoes in a box in b number of boxes, तो कितने मैंगोज होंगे अगर b नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज विल बी 50 मल्टीप्लाइड विथ b, तो इसका आंसर आएगा 50b। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 50b हमारा आंसर आएगा। 1 मार्क्स में बस इतना ही अटेम्प्ट करके आना है, बस इतना ही लिखना है। क्लियर? और इसको बॉक्स में डाल के बढ़िया से ऐसे सजा के हमें आना है। क्लियर है? तो जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? साफ हैंड राइटिंग, प्रॉपर तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करना, यही टीचर को चाहिए आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ साथ साथ आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही हैं, हाँ या ना। 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक, टोटल है 11 क्वेश्चन। पूरी वीडियो में बने रहो, यहाँ लास्ट तक एक एक क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो एक टीचर है, आपके स्कूल की टीचर है, वो आपको बांट रही है। हर एक बच्चे को क्लास में उन्होंने कितनी पेंसिल दी है, तो 5 पेंसिल दी है। पर का मतलब है हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, जो भी उस स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर ने हर एक बच्चे को टोटल 5 पेंसिल्स दी हैं। तो हर एक बच्चा, पर वर्ड का मतलब है हर एक। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो अगर हमें ये पता होता कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम ये बता सकते थे हमें कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपका जवाब होगा हाँ। कैसे? यहाँ पे ये बोल रहा है यूज एस, स्मॉल लेटर एस दिया है, तो यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए उन्होंने हमें बोल दिया कि एस नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? एस। अब ये एस कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ये 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकता है। हमें उस एस की वैल्यू नहीं पता, तो वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ लेटर एस पता है, ये एक वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद pencils distributed by teacher to 1 student is equals to 5। कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं टीचर ने एक स्टूडेंट को? टोटल 5 पेंसिल्स। ठीक है, अभी let the number of students, हमें नहीं पता था कितने स्टूडेंट है, तो हम मान लेते हैं कि स्कूल में s नंबर ऑफ स्टूडेंट है। let the number of students equal to s। ठीक है, ये हमने एक लेटर s डाल दिया। ठीक है, s। तो therefore total number of students, yeah, therefore the total number of pencils required, total number of pencils needed for s number of students, ये s कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? अभी मैंने बताया 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है,
80 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, ये एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में हमें नहीं पता कितने, मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड फॉर एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हम कह रहे हैं कि ये आ जाएगा आपका 5 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड विथ, सॉरी 5 पेंसिल मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5s। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारी आ गई 5s। कितनी पेंसिल्स चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड फॉर एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5s। क्लियर? तो ये हमारा जवाब है। बस, तो इस प्रकार से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपने यहां कर लिए हैं। मूव कर रहे हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कोई बर्ड है, वो कितना उड़ सकती है? फ्लाइज का मतलब उड़ना, तो एक बर्ड उड़ सकती है 1 किलोमीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 किलोमीटर। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। हमें नहीं पता, अब हमने बर्ड को कितना समय दे दिया, हमें यह पता है कि उस बर्ड की जो क्षमता है, उस बर्ड का जो उड़ने का तरीका है, वो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लेती। कितना? 1 किलोमीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने उसको 5 मिनट उड़ाया, 10 मिनट उड़ाया, 15 मिनट उड़ाया, 20 मिनट उड़ाया, 1 घंटा उड़ाया, हमें नहीं पता वो कब तक उड़ रही है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्लियरली उन्होंने बोला है यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम, ठीक है, टी लेटर का यूज करिए टाइम को डिनोट करने के लिए। तो टी लेटर का हमें यूज करना है। चलिए ठीक है, यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। आगे आगे हम क्या करेंगे? तो आगे हम लिख देते हैं बर्ड की कैपेसिटी पूरी बता देते हैं। तो बर्ड कैन फ्लाई इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। क्लियर है? 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर बर्ड फ्लाई कर सकती है, तो इसका मतलब लेट द फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड इक्वल्स टू टी मिनट। हमें नहीं पता वो कितना मिनट अब उड़ लेगी, मतलब वो उड़ती है, मान लो कुछ मिनट वो उड़ रही है, 5 मिनट उड़ गई, तो कॉमन सी बात है अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट में पार कर पा रही है तो 5 मिनट में तो 5 किलोमीटर क्रॉस कर लेगी। तो इसका मतलब अगर आपने उसको टी मिनट उड़ाया तो वो कितना डिस्टेंस क्रॉस कर लेगी। लेट द फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड इज इक्वल्स टू टी मिनट, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड by bird in t मिनट, कितने मिनट में? t मिनट में, is equals to 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड विथ t मिनट, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 1t, ठीक है, और ये आ जाएगा टी किलोमीटर्स में, टी किलोमीटर्स। तो कुल मिला के यहां पर अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर कोई बर्ड उड़ सकती है तो वो टी मिनट्स में 1 किलोमीटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो टी किलोमीटर्स फ्लाई कर लेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो वो टी किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेगी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी फाइनली कर लिया है यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। अब ये डॉट रंगोली क्या होती है?
तो देखो, जब भी दिवाली के समय आपकी सिस्टर, आपकी मदर या आपने कभी अगर आपके घर में कोई भी अगर रंगोली ड्रॉ करता हो, आपने कहीं पे रंगोली बनती हुई देखी हो, तो आपको पता है मैक्सिमम रंगोलीज कैसे बनती हैं। पहले हम लोग फर्श के ऊपर या किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर कुछ डॉट्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई शेप बन जाता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है रंगोली डिजाइन करने का। इसको कहते हैं डॉट रंगोली, ठीक है। डॉट रंगोली मैं क्या करूंगा, मैं यहां से मान लो इस तरीके का कर्व ले लूंगा, फिर ये कर्व यहां ले लूंगा, फिर ऐसा एक कर्व कुछ यहां ले लूंगा, यहां ले लूंगा, फिर यहां ले लूंगा, फिर यहां ले लूंगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये रंगोली जब हम चीजों को ज्वाइन करते हुए बनाते हैं, इसको कहते हैं डॉट रंगोली, ठीक है। तो यहां पे डॉट रंगोली क्या होती है, तो राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द डॉट्स। अब ब्यूटीफुल पैटर्न, कोई ना कोई बहुत प्यारा सा पैटर्न बनता है डॉट्स को ज्वाइन करते हुए, उसको डॉट रंगोली कहते हैं। क्लियर है, तो ये चीज हमने समझी। विथ चॉक पाउडर शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। अब जो राधा है, राधा ने कितने डॉट्स लिए, तो राधा ने टोटल 9 डॉट्स बनाए हैं एक रो के अंदर, ठीक है। तो 9 डॉट्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लीजिए राधा ने टोटल 9 डॉट्स बनाए। अब वो ऐसी कितनी रोज बनाएगी, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन दिमाग में, देखो मैथमेटिक्स हर जगह पे, तो एक दिमाग में एक कैलकुलेशन फटाक से राधा की दौड़ेगी कि मुझे ऐसे कितने और डॉट्स बनाने पड़ेंगे। अगर n नंबर ऑफ रोज मैं लेता हूं, मान लो मुझे अगर 20 रोज यहां पे बनानी है, ऐसी 20 रो बनानी है, तो कितने डॉट होंगे उस 20 रोज में। तो ये राधा आराम से कैलकुलेट कर सकती है, ठीक है। यही आपसे पूछा है, हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव, उसकी रंगोली में टोटल कितने डॉट्स होंगे, हाउ मैनी डॉट्स, ठीक है। हैव फॉर आर रोज, आर रोज का मतलब है अगर आर नंबर ऑफ रोज होंगी, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रोज, 100 रोज, 200 रोज, 1000 रोज, अगर वो ऐसी बहुत सारी रोज बना देती है तो कितने डॉट्स होंगे, ये आपका सवाल है। तो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन 8 रोज इफ देयर आर 10 रोज। तो यहां पे देखो 2 सवाल और पूछे बाद में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज एंड 10 रोज, ठीक है। तो ये जवाब देना है हमें। अब देखो कैसे देंगे ये जवाब, तो हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन, और जो हमें डाटा गिवन है पहले वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। तो इन 1 रो राधा फॉर्म टोटल 9 डॉट्स, ये आपको बोला है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन 1 रो राधा फॉर्म टोटल 9 डॉट्स। हाउ मेनी डॉट्स विथ हर रंगोली है फॉर आर नंबर ऑफ रोज, इफ देयर आर आर नंबर ऑफ रोज, आर नंबर ऑफ रोज, then total number of dots in dot rangoli are, वो नंबर ऑफ डॉट्स क्या होंगे। तो देखो 9 डॉट्स एक रो में, आर नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल मैं कहूंगा 9 आर डॉट्स होंगे, 9 आर डॉट्स प्रेजेंट इन आर रोज, क्लियर है।
तो ये आ गया आपका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, और हाफ मार्क्स मिलेंगे 8 रोज और 10 रोज की वैल्यू बताने के लिए। अब यहां पे देखिएगा, if there are 8 rows, then total dots is equals to 9 into 8। ये चीज समझ आ रही है? और 9 into 8 आप कर दीजिए, यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9 into 8 is 72, तो टोटल 72 डॉट्स होंगे अगर 8 रोज होंगी। ऑल्सो if there are 10 rows, अगर टोटल 10 रोज होंगी, also if there are 10 rows, then total dots is equals to 9 into 10, that is 90 dots। तो एक जगह 72 डॉट्स आंसर आएगा, एक जगह 90 डॉट्स हमारा आंसर आएगा। ये जो हमारा 9 आर डॉट्स प्रेजेंट इन आर रोज, ये एक जवाब था, ये दूसरा जवाब था, और ये तीसरा जवाब था। तो टोटल इस चीज को करने के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इस चीज के लिए, हाफ मार्क्स इस चीज के लिए। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कहूंगा इस एक्सरसाइज में एक आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहां करते हैं बोर्ड क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पे बोल रहा है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला कौन है? तो लीला राधा की छोटी सिस्टर है। यंगर का मतलब है छोटा, एल्डर का मतलब है बड़ा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लीला जो है वो राधा की छोटी सिस्टर है। लीला इज 4 years यंगर। यंगर वर्ड का मतलब है छोटी, मतलब छोटा, मतलब माइनस करना है आपको। देन राधा, राधा की एज से लीला जो है वो 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज? क्या आप लीला की एज बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? राधा की एज को अगर रेफरेंस माना जाए, टेक राधाज एज टू बी x ईयर। वो कह रहा है आप राधा की एज को x ईयर मान लो। तो आप x ईयर्स अगर राधा की एज को मानते हो, तो क्या आप लीला की एज बता सकते हो? तो रेफरेंस में अगर राधा बोली है और लीला की एज पूछी है, तो देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका हम यहां लिखेंगे प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहां पे जो भी डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे हमें बोला है कि लीलास इज 4 years younger than राधा। ठीक है, तो लेट राधा's एज बी x years। हम बोलते हैं जो राधा की एज है वो हम एज्यूम कर लेते हैं x years। तो अगर राधा की एज x years है, ठीक है, देन लीला's एज विल बी, अगर राधा की एज x ईयर है और लीला क्योंकि 4 साल छोटी है, तो लीला की एज हो जाएगी x -4 years। बस खत्म। हाफ मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे सकते हैं। तो आपको देखो लीला की एज बोले ये 4 साल छोटी है राधा से। राधा की जो एज है अगर x ईयर्स है, जैसे इन्होंने बोला कि उसकी एज को x ईयर्स ले लो, तो हमने x ईयर्स मान लिया। तो अगर राधा की एज x ईयर्स है तो लीला की एज जो होगी वो x -4 ईयर्स होगी। सिंपल, इसमें और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो टोटल 8 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं सॉल्व। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखिएगा।
मदर हैज मेड लड्डूज, आज मेरी माता जी ने लड्डू बनाए हैं, ठीक है, तो मदर हैज मेड लड्डूज। शी गेव सम लड्डूज टू गेस्ट, उन्होंने कुछ लड्डू अपने नेबर्स को दे दिया या अपने गेस्ट को दे दिया। उनके घर में कोई आया, ठीक है, मान लीजिए मिलने आया, कोई खाना खाने आया, कोई ऐसे ही आया, ठीक है, उन्होंने कुछ लड्डू उठा के अपने गेस्ट को दे दिए। एंड फैमिली मेंबर्स, और उसमें से कुछ लड्डू उन्होंने फैमिली मेंबर्स को दे दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेनिंग, अभी भी कितने लड्डू बचे हैं, तो अभी भी 5 लड्डू बचे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ लड्डूज जो माताजी ने दिए हैं वो अगर L है, गेव अवे, गेव एक होता है गिव, एक होता है गेव, दे दिए, ठीक है, जितने लड्डू वो दे चुकी हैं अगर उनकी वैल्यू L है तो आप बताइए उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए थे। हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको देखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करना है इस पे हम नजर डालते हैं। चलिए लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, तो कितने दिए ये हमें दिया है। द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, तो हम इसको पहले तो एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो स्टिल 5 लड्डूज रिमेनिंग ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मदर हैज मेड लड्डू, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ लड्डूज, लेट द नंबर ऑफ लड्डूज इज इक्वल्स टू X। मान लीजिए जो लड्डूज बनाए गए हैं मदर द्वारा, ठीक है, होममेड जो लड्डूज हैं, तो लेट द नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर, अगर इसको भी और अच्छे से हम यहाँ पे लिख दें तो मेड बाय मदर, जो माताजी द्वारा बनाए गए थे वो X है, ठीक है। अभी इसके बाद सम लड्डूज आर गिवन, ठीक है, तो सम ऑफ द लड्डूज, सम ऑफ लड्डूज are given to guest and family members, ये कितने हैं, तो सम ऑफ लड्डूज आर गिवन टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, तो वो है L, कितने हैं L है, तो X बनाए L दे दिए, ठीक है। अभी रिमेनिंग में वो क्या बोल रहे हैं, स्टिल 5 लड्डूज रिमेनिंग, ठीक है, तो रिमेनिंग लड्डूज इज इक्वल्स टू 5, बचे हुए लड्डू कितने हैं 5, तो टोटल जो मैन्युफैक्चर किए थे, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज वो हमने X माने, वही X की वैल्यू बतानी है, तो हम कहेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट कि कितने लड्डू बने हैं, तो X बने हैं, X इज इक्वल्स टू 5, रिमेनिंग लड्डूज कितने हैं 5 हैं, तो L दे दिए थे, तो L नहीं दिए हैं, है ना, कितने दिए हैं L दिए हैं, यस, तो 5 बचे हैं और L दिए हैं, तो X कितने बनाए होंगे, तो जितने दे दिए प्लस 5 जो रिमेनिंग बचे, तो कितने लड्डूज फाइनली मैन्युफैक्चर हुए होंगे, तो वो होंगे L + 5। इस तरीके से बस हमें यही लिखना था, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा, ठीक है, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल माता जी ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को दे दिए, फैमिली मेंबर्स को दे दिए, 5 लड्डू अभी भी बचे हैं, जो दिए हैं वो L है, यहाँ पे क्लियरली बोला था जो लड्डू दिए हैं वो L है, ठीक है, सब मिला के फैमिली मेंबर्स को भी जो दिए और गेस्ट को भी जो दिए तो वो L नंबर ऑफ लड्डूज दे दिए। हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, उन्होंने कितने बनाए थे, तो उन्होंने बनाए थे जो फैमिली मेंबर्स को दिए प्लस जो रिमेनिंग बचे, ठीक है, बस हाफ मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने को एकदम मिल सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस थे, इस बड़े ऑरेंजेस के बॉक्स से हमें छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, यहां से सारे ऑरेंजेस निकलेंगे, वो छोटे छोटे बॉक्स में हम ट्रांसफर करेंगे। तो ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लार्जर बॉक्सेस इनटू द स्मॉलर बॉक्सेस। व्हेन अ लार्ज बॉक्स, जब एक लार्ज बॉक्स खाली किया जाता है तो द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, इससे हम लोग 2 छोटे बॉक्स भर सकते हैं। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और 10 ऑरेंजेस अभी भी इन 2 बॉक्स में पूरे नहीं समा पाते, वो और बच जाते हैं। तो देखिएगा ये क्या बोल रहा है, जब एक बड़े बॉक्स में ऑरेंजेस होते हैं, इसको जब खाली किया जाता है तो इससे जो ऑरेंजेस इन 2 छोटे डब्बे पूरे भर जाते हैं, उसके बाद भी 10 ऑरेंज बच जाते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, हम मान लें कि जो स्मॉल बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंजेस x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। आप बताइए ये बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंजेस भरे हुए होंगे। हम बड़े से छोटे भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन छोटे वाले बॉक्सेस में आने वाले ऑरेंजेस हमें पता है कि वो कितने हैं, वो है x नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो आप बताइए इस बड़े बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे। सिंपल, तो यहां पे देखिएगा हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अभी कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा सर ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी क्या, तो ड्राइंग नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि बड़े बॉक्स में ऑरेंजेस भरे हुए हैं, इमेजिनेशन करा रहा हूं, उन बड़े बॉक्स के ऑरेंजेस जब यहाँ पे डालोगे उसके बाद भी 10 ऑरेंजेस बचेंगे। तो देखिएगा x प्लस x, ये दोनों बॉक्स प्लस 10 ऑरेंजेस और बचेंगे अलग से। ठीक है, हमें नहीं पता इन दोनों बॉक्स में कितने आए, उन्होंने बोला x ले लो तो हमने x ले लिया, बस वही हम लिख के दिखाएंगे यहाँ पे। देखिएगा सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तो ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी। तो large box is emptied, ठीक है, the oranges from it fill 2 smaller boxes and it fill 2 smaller boxes, ठीक है, and also 10 oranges are remaining outside। ये पूरा एक स्टेटमेंट बोला है जो हमारे काम का है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि let the number of oranges in small box is equals to x। हम ऐसा बोल लेते हैं कि छोटे बॉक्स में ऑरेंजेस जो हैं वो कितने हैं, वो x हैं, ये हमें क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, तो हमने उसको लेट करके यहाँ लिख दिया। इन्होंने भी बोला इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स, तो लेट इफ बोल देते हैं, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स इज x, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर number of oranges in larger box is equals to 2 small box x plus x, और 10 जो हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो एक बड़े कंटेनर के अंदर जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स इज इक्वल्स टू छोटे बॉक्स में कितने ऑरेंजेस भरे गए, तो 2 स्मॉल बॉक्स भरे गए हैं प्लस 10 ऑरेंज बाहर बच जाते हैं। तो हम करेंगे x प्लस x प्लस 10, तो इसका आंसर आएगा 2x प्लस 10। क्लियर है, ये आंसर है। तो बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं, बड़े वाले बॉक्स में 2x प्लस 10 ऑरेंज है। थ्योरी लेक्चर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस तरह के सवाल हम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी लेक्चर को अटेम्प्ट करिए, और ये सवाल आपको ये बनाना सिखा रहा है कि किस तरह की एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस इस चैप्टर में आपके सामने आने वाली हैं। तो चैप्टर का नाम है अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 11, एक बहुत प्यारा चैप्टर,
पहली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही सिखाया गया है कि स्टेटमेंट रीड करके आप कैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर है? तो टोटल 10 क्वेश्चंस फाइनली यहां तक हो गए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, लुक एट द फॉलोइंग मैट्रिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैट्रिक, ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्या बोल रहा है कि ये एक पैटर्न है आपके सामने, पूरा एक सीरीज है। ए फिगर में आप एक स्क्वायर देख रहे हैं, बी फिगर में आप दो स्क्वायर देख रहे हैं आपस में लगे हुए, सी फिगर में आप 3 स्क्वायर देख रहे हैं, डी फिगर में आप 4 स्क्वायर देख रहे हैं। तो यहां पे जब हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ये कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग मैट्रिक पैटर्न। देख लिया हमने, ठीक है। इस पैटर्न में जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो 1 है, इस पैटर्न में नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है, इस पैटर्न में नंबर ऑफ स्क्वायर 3 है, इस पैटर्न में नंबर ऑफ स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लुक एट द फॉलोइंग मैट्रिक पैटर्न ऑफ द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। अब ये जो स्क्वायर बने हैं ये अलग अलग नहीं बने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर अलग है, यहाँ पे स्क्वायर अलग है, यहाँ पे स्क्वायर अलग है। ये कैसे बने हैं, तो ये बने हैं जब एक स्क्वायर बॉक्स में आप बिना स्टिक को हिलाए 3 स्टिक और ऐड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस चीज को समझना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। यहां पे आपके टोटल 4 स्टिक यूज हुई हैं, बट इस केस में 8 नहीं हुई हैं। इस पैटर्न में टोटल 7 नंबर ऑफ स्टिक्स यूज हुई हैं अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो थी, 5 6 7 स्टिक्स का यूज हुआ। इस पैटर्न में देखिए 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्टिक्स का यूज हुआ। इस पैटर्न में 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 3 is 13। आप एक चीज फॉलो करते हुए यहां पे देख रहे हैं, यहां पे भी 3 स्टिक के साथ एक ऐड हुई, यहां पे फिर 3 के साथ जो एक थी मतलब 4 स्टिक के साथ 3 स्टिक और ऐड हो गई, 3 स्टिक और ऐड हो गई, 3 स्टिक और ऐड हो गई। तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ रहे हैं, आपको एक पैटर्न मिल रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक यूज हो रही है, तो कितनी, यहाँ पे 4 मैस्टिक, यहाँ पे 7 मैस्टिक, यहाँ पे 10 मैस्टिक, यहाँ पे 13 मैस्टिक। तो एक जो पैटर्न हमने पकड़ा है वो कुछ इस तरीके से है कि 4 नंबर ऑफ मैस्टिक, 7 नंबर ऑफ मैस्टिक, 10 नंबर ऑफ मैस्टिक एंड 13 नंबर ऑफ मैस्टिक। मुझे अगर आगे वाले वैल्यूज पता करनी है, मुझे ऐसे और स्क्वायर चाहिए, तो मैं कौन सा रूल लगा सकता हूं यहाँ पे। देखिए पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमें सिमिलर पैटर्न चाहिए, यहाँ पे हमें सिमिलर पैटर्न नहीं चाहिए। पहले तो समझना, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें अगर एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा था तो ऐसे और कितने स्क्वायर बॉक्स बन सकते हैं, ये सब स्क्वायर बॉक्स अलग अलग थे। इस केस में सारे स्क्वायर बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो सीरीज बढ़ रही है वो एक अलग तरीके से है। 4 7 10 13 हम जो कर रहे थे वो एक अलग रूल था। उस रूल में ये था कि नंबर ऑफ स्टिक्स को काउंट करो, जैसे 4 है तो कितने बॉक्स चाहिए आप n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये रूल यहाँ नहीं लागू होगा। क्लियर है? तो ये चीज हमें बतानी है कि इस पैटर्न के लिए कौन सा रूल है। तो इस पैटर्न के लिए जो रूल है वो हमें यहां लिख के और समझाना है। तो फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अभी हमें कैसे बताना है द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। तो ये बोल रहा है अगर आप एक मैस्टिक यहां से रिमूव कर देते हो तो आपको एक सी का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये एक हिंट है। हिंट क्यों दी है, ऐसी हिंट क्यों दी है? अगर आप सी देखें तो देखो बेसिकली आप अभी इसको कैसे देख रहे हो, आप इसको स्क्वायर की नजर से देख रहे हो। आप इसको किस नजर से देख रहे हो, आप इसको स्क्वायर की नजर से देख रहे हो।
लेकिन हिंट में क्या बोल रहा है कि आप इसको स्क्वायर की नजर से मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि 3 मैस्टिक मिलके एक सी पैटर्न बना रही है, ठीक है। अब आपको ऐसे नंबर ऑफ सी चाहिए अगर, तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। ये इस तरीके से सी बोल रहा है कि आप क्या देखो, आप ये देखो कि जब आप ये मैस्टिक रिमूव कर रहे हो तो यहां पे सी पैटर्न बन रहा है। अब आपको ये सी पैटर्न देखते हुए, मतलब सी पैटर्न बनाने के लिए क्योंकि 3 मैस्टिक लगी हैं, कितने सी चाहिए, तो आपको n नंबर ऑफ सी चाहिए। आप रिमूव किसको कर रहे हो, आप एक स्टिक को रिमूव कर रहे हो, आप इस वाली स्टिक को रिमूव कर रहे हो। देखो यहां से ये सी बन रहा है, फिर ये सी बन रहा है, इस केस में यहां पे सी बन रहा है, एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न। इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव करोगे तो फिर आप 2 डंडी और एक्स्ट्रा ऐड करके एक सी पैटर्न बना सकते हो। तो ये कह रहा है, आप इसकी हिंट दी है, इसने क्या हिंट दी है कि आप एक स्टिक अगर रिमूव कर देते हो तो आपको सी पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, और यहीं से अगर इनको ज्वाइन कर दोगे तो कुल मिला के आपको स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। ये इस तरीके से आपको एक सजेशन देना चाह रहा है, एक हिंट देना चाह रहा है। तो टोटल 3 स्टिक मिलके एक सी बना रही हैं 3n। आपको स्क्वायर के टर्म्स में जवाब देना है, तो आप एक स्टिक क्योंकि रिमूव कर रहे हो तो -1 कर रहे हो आप। तो आप अब देखिएगा, ये जो रूल बन के आया है ये आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स का आंसर दे देगा। क्या बोल रहा है, कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स लगेंगी अगर मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अगर मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब आप देखो इस रूल में जब आप वैल्यूज डालोगे तो देखो कितने आसानी से चीजें बनती हुई आ रही हैं। अगर मुझे एक स्क्वायर चाहिए, एक कितने नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, अगर एक चाहिए तो कितनी मैस्टिक चाहिए, तो 3 × 1, ठीक है, और +1, -1 नहीं, एक मैस्टिक ऐड करेंगे तो ये एक सी पैटर्न बनेगा, इसमें एक मैस्टिक ऐड हो जाएगी, +1 होगी, तो यहां पे देखिए 4 मैस्टिक्स लगेंगी। तो अगर मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो कितने स्क्वायर्स बनाने हैं। इस केस में अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है तो ये n क्या बता रहा है, वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज व्हाट, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स n की वैल्यू आएगी, और जो रूल यूज होगा वो है 3n+1। अगर मुझे नंबर ऑफ स्टिक्स जाननी है, कितनी स्टिक्स लगेंगी एक स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि एक स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए 3 × 1 = 3 +1 4 मैस्टिक लगेंगी। अगर मुझे 2 स्क्वायर बॉक्स बनाने, तो देखो 2 स्क्वायर बॉक्स बनाने तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, देखो यहाँ पे 7 मैस्टिक्स लगी थी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म करने के लिए मुझे कितनी मैस्टिक लगी, उसके लिए हम रूल यूज कर रहे हैं 3n+1। तो आपको ये रूल बनाना आना चाहिए। हिंट उन्होंने दे दी थी इसलिए हमारा काम आसान हो गया था। उन्होंने हिंट ये दी थी कि आप इसको स्क्वायर की नज़र से मत देखो, आप इसको देखो कि एक सी का पैटर्न बन रहा है, और सी बनाने के लिए क्योंकि 3 मैस्टिक लगती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 3n, और इस सी के साथ आप एक स्टिक और ऐड कर रहे हो तो एक स्क्वायर बन रहा है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी लगेंगी, इसके लिए हमने रूल दिया है। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट कर लिया है सॉल्व। आगे मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। यहां पे बोल रहा है इन फिगर 11.7 गिव्स अ मैस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 मैस्टिक का यूज हुआ है। एज इन एक्सरसाइज 11a above, find the general rule that gives the number of mastics in terms of the number of triangles। अब देखिएगा, अगर मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम बोल देते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को n, ठीक है। हमें नहीं पता हमें कितने ट्राइंगल्स बनाने, तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को बोल देते हैं n, ठीक है। अब इस केस में आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे एक पैटर्न A बन रहा है। ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है A,
और ए पैटर्न बनाने के लिए आपको 2 मैस्टिक लगी हैं, तो 2 मैस्टिक लगी हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए तो यहाँ पे एक ए यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा ए यहाँ पर है, या आप ऐसे इमेजिन करिए, हाँ ठीक है, या आप वी पैटर्न फॉलो कर लीजिए। देखिए वी पैटर्न भी बनाने के लिए ए ना करके हम ए नहीं बोलते, ए बनाने के लिए 3 लगती हैं, हम वी पैटर्न बोल लेते हैं। तो देखिए ये वी एक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं, तो देखो एक वी यहाँ पर है, फिर एक वी यहाँ पर है, तो 2 वी लगे, फिर एक वी यहाँ पर है, एक वी यहाँ पर है, फिर दूसरा वी यहाँ पर आपने ज्वाइन कर दिया। तो नंबर ऑफ वीज आप आपस में जोड़ते जा रहे हैं। वी बनाने के लिए मुझे 2 मैस्टिक लगती हैं। कितने वी बनाने हैं? तो मुझे x नंबर ऑफ वीज बनाने हैं, ठीक है, तो x नंबर ऑफ वीज बनाने हैं और उसमें मैं +1 कर रहा हूं, ठीक है, एक स्टिक और ऐड कर रहा हूं, तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने के लिए जो जनरल रूल मैं यूज करूंगा वो है 2x + 1, 2x + 1। अब आप यहां पे डाल के देखिए, देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है तो यहां पे 3 मैस्टिक लगेंगी, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स मुझे जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ये जनरल रूल मुझे जवाब दे देगा, जो कि है 2x + 1। अगर आपको इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर आपको एक ट्राइंगल बनाना है तो एक ट्राइंगल 2 × 1 = 2 + 1। अगर आपको 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो 4 + 1 5। देखो यहाँ पे 5 मैस्टिक लगी होंगी, 1 2 3 4 और 5। अगर आपको 3 ट्राइंगल बनाने हैं तो यहाँ पे देखो 2 × 3 6, 6 + 1 = 7। यहाँ पे देखो 7 मैस्टिक्स लगी होंगी, 3 ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ये सॉरी 1 2 3, 3 ट्राइंगल यहाँ है, तो कितनी मैस्टिक लगी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको 4 ट्राइंगल बनाने हैं तो 4 ट्राइंगल 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स बनाने के लिए आपको कितनी मैस्टिक लगेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे देखो 4, 2 × 4 = 8, 8 + 1 = 9। तो यहां पे कुल मिला के आपको अगर जनरल रूल बताना है तो आप ये देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे V का पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैस्टिक में V बनाने के लिए हम 2 मैस्टिक्स का यूज करते हैं, नंबर ऑफ वीज बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने इसको किसकी नजर से देखा, मैंने इसको V की नजर से देखा। तो नंबर ऑफ 2 स्टिक्स जब मैं आपस में ज्वाइन करता जा रहा हूं तो ये हो गया 2x, और इसमें एक स्टिक और ऐड कर देता हूं तो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो जाता है, तो +1। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11th का A और B पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए। आखिरी क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। क्लियर? अब आपको करना क्या है, तो आपको एक अरेंज मैनर में प्रॉपर वे से सारी वीडियोस वॉच करनी है, ठीक है। थ्योरी लेक्चर एक अरेंज मैनर में मिले, थ्योरी के बाद उसकी एक्सरसाइज मिले, एक्सरसाइज के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिले। तो हम आपको यहाँ पर अब गाइड कर देते हैं कि आप एक काम करिए, आप विजिट करिए वेबसाइट पे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपको नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स मिलते होंगे वीडियो के बीच में, ठीक है। आप एक काम करिए, वेबसाइट पे आ जाइए। आसान है वेबसाइट पे सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में वॉच करना, जहां पे आपको किसी तरह का कोई चार्जेस भी पे नहीं करना, कहीं पे भी नहीं करना वैसे तो। क्लियर है? तो चार्जेस आपको नहीं पे करने, आपको सिर्फ वीडियोस वॉच करनी है। वेबसाइट पे आके आप गूगल सर्च इंजन में टाइप करिए magnetbrains.com। जैसे आप magnetbrains.com टाइप करते हैं तो ये इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 6th का ऑप्शन, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास ये ऑप्शन मिलेगा। तो अभी आओ आप 6th क्लास में, जैसे ही आप 6th क्लास क्लिक करोगे तो आपकी सारी टीचर्स आपके सामने, चाहे वो मैथ्स की टीचर हो, चाहे साइंस की टीचर हो, चाहे सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके स्कूल में चल रहा है, सोशल, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, जोन सा भी सब्जेक्ट आपको है, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट टीचर्स कंप्लीट सिलेबस के साथ आपके सामने है। आपको बस क्या करना है, जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर की फोटो के नीचे
आपको मिलेगा वॉच नाउ का बटन रेड कलर का। आप वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो उन टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ पूरा सिलेबस पूरा प्रॉपर अरेंज मैनर में टॉपिक वाइज आपके सामने आ जाएगा। आपको जोन सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए। टॉपिक पे क्लिक करते ही आपके सामने थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, ठीक है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आपको जोन सा लिंक क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो रन होके इस तरीके से आ जाएगी, तो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, और आपको इस चीज का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी पे नहीं करना, किसी तरह का 1 रुपी 2 रुपी भी आपको पे नहीं करना, 50 पैसा भी पे नहीं करना। आपको लिए सब कुछ है, 100% फ्री एजुकेशन, और वो भी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। आपको करने सिर्फ 3 छोटे काम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं भी आई तो टीचर को मोटिवेट करने के लिए आप कम से कम लाइक का बटन दबा दें। सिंपल छोटा सा काम, कुछ सेकंड्स का है। और फिर उसके बाद आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, और इसी के साथ में शेयर करना ना भूलें। हेल्प करिए अपने दोस्तों की, उन बच्चों की जिनको ज़रूरत है, जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, 100% फ्री एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। आप उन तक हमारी लिंक्स को पहुंचाइए। तो बस शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक देना है। 3 छोटे काम, कुछ सेकंड का काम, और किसी तरह का कोई पेमेंट कहीं नहीं करना। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।